नेहा बहुत ध्यान से टीवी पर धारावाहिक देख रही थी और सामने सोफे पर बैठे सौरभ अखबार पढ़ रहे थे। टीवी की ऊंची आवाज़ उनके कानों में भी पड़ रही थी। बीच बीच में अखबार से नज़र हटाकर वे नेहा पर डाल लेते। नेहा के चेहरे पर चढ़ते उतरते भाव से साफ पता चल रहा था कि टीवी पर चल रहे धारावाहिक का असर उसके दिमाग के साथ सीमित नहीं था, बल्कि उसके अंदर भी हलचल मचा रहा था। धारावाहिक की युवा नायिका अपनी मम्मी से सवाल जवाब कर रही थी। नेहा को उसके डायलॉग जरा भी पसंद नहीं आ रहे थे। वह बोली, देखो तो इसकी ज़बान कितनी तेज चल रही है। तो मैंने पूछा, तुम किसकी बात कर रही हो? टीवी पर चल रहे धारावाहिक की, नेहा ने कहा। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है? सीरियल ही तो है। देखा नहीं इसकी हरकतें अपनी सानवी से कितनी मिलती है? पता नहीं क्यों हर समय तुम्हारे दिल और दिमाग पर सानवी सवार रहती है। तुम्हें तो हर जगह आवाज़ उठाने वाली लड़की सानवी ही दिखाई देती है। लगता है जैसे तुम हर नायिका में उसी का किरदार ढूंढती रहती हो। वह काम ही ऐसा कर रही है, खानदान की इज्जत उतार कर रखना चाहती है। भले ही तुम्हें उसकी हरकतों पर ऐतराज़ ना हो, लेकिन मैं उसे लेकर बहुत परेशान हूँ। नेहा, सानवी जो करने जा रही है, आज वह समाज में आम बात हो गई है। तुम्हारे लिए हो गई होगी आम बात, मेरे लिए नहीं। एक उच्च कुल की ब्राह्मण लड़की होकर वह जनजाति समाज के लड़के से शादी करना चाहती है और तुम्हें इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आ रही। पंकज बहुत समझदार है, उसका पूरा परिवार पढ़ा लिखा है। मानता हूँ कि कभी वे जनजाति समाज में रहते थे, लेकिन आज उनकी स्थिति हमसे किसी भी हालत में कम नहीं है। अगर सानवी उसके साथ खुश रह सकती है तो हमें भी उसकी खुशियों में शामिल हो जाना चाहिए। जब पापा ही लड़की का इतना पक्ष ले तो बेटी को क्या चाहिए? वह तो कुछ भी कर सकती है। तुम इस बात में मुझे क्यों दोष दे रही हो? सानवी ने अपने लिए लड़का खुद चुना है, लेकिन वह शादी भाग कर नहीं कर रही है। इसी बात को तो मुझे दुख है। भाग कर चली जाती तो कोई परेशानी नहीं होती। आज बाबूजी जिंदा होते तब देखती तुम इस रिश्ते के लिए कैसे राजी होते। जो है नहीं उसके बारे में क्या सोचना। मैं तो वही करना चाहता हूँ जो मेरे बच्चों के लिए ठीक हो। तुम केवल अपने तक ही सोच रही हो। इससे पहले हमारे खानदान में किसी लड़की ने ऐसा काम नहीं किया। यह लड़की तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाकर रहेगी। शायद पहले भी किसी में इतना हौसला होता तो वह भी कर लेता। इसके लिए भी सब्र और साहस दोनों ही चाहिए। हर किसी के बस का भी यह सब नहीं होता। कहकर सौरभ वहाँ से उठ गए। नेहा समझ गई थी कि सौरभ से इस बारे में कुछ कहना बेकार है। वह जब भी बेटी को लेकर कुछ कहना चाहती है, सौरभ उसे इसी तरह चुप करा देते। नेहा आगे कुछ न कहकर इस समय अतीत में उतरने लगी। उसे अपनी बेटी सानवी का बचपन याद आने लगा था। वह जानती थी कि सानवी की हरकतें बचपन से हमेशा बहुत उच्छृंखल थी। पढ़ाई लिखाई में उसका जरा भी मन नहीं लगता था। घर में हर कोई उसकी इस कमजोरी को जानता था, खासकर उसकी बुआ विनीता को तो उसकी हरकतें जरा भी पसंद नहीं थी। उसके मायके आते ही नेहा सानवी को ढूंढकर उसे पढ़ने बैठा देती। चुपचाप बैठकर पाठ याद करो। मैंने अपना सारा काम कर लिया है मम्मी, तभी तो कह रही हूँ बैठकर पाठ याद करो। इसके आगे सानवी की कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ती। उसकी हरकतें देखकर विनीता भी भाभी को सुना देती। भाभी, तुम इस पर जरा भी ध्यान नहीं देती हो। तू ही बता विनीता, मैं क्या करूं? मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करती हूं। मानती हूं कि वह पढ़ने लिखने में बहुत होशियार नहीं है। वह एक औसत लड़की है और हर इंसान की क्षमता अलग अलग होती है। यह बात सानवी को अभी से समझ लेनी चाहिए। तुम कुछ समय के लिए मायके आई हो, यहाँ रहकर आराम करो।
छोड़ो इन सब बातों को। नेहा बात को टालने की कोशिश करती। वह जानती थी कि सानवी का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, पर खेल कूद में और अन्य गतिविधियों में वह बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है। खेलने के लिए भी जब वह दूसरे शहर जाना चाहती है तो नेहा को यह बात बहुत अखरती थी। चुपचाप जो कुछ करना है घर में रहकर करो, इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैसी बातें करती हो मम्मी? मेरे साथ की सारी लड़कियां खेलने जा रही है और एक आप ही हो जो हर काम के लिए मना कर देती हो। कौन सा तुझे खेल कर गोल्ड मेडल मिलने वाले हैं? जब खेलने का मौका दोगी तो मेडल भी मिल जाएंगे। आप तो शुरुआत में ही साफ मना कर देती हो। शानवी अपना तर्क रखी। हार कर नेहा सौरभ को समझाती। गौरव, शानवी बड़ी हो रही है, इस तरह उसका घर से बाहर रहना मुझे ठीक नहीं लगता। वह स्कूल की ओर से खेलने जाती है नेहा, उसके साथ मैडम और स्कूल की और भी लड़कियां हैं, वह अकेले थोड़े ही है। पता नहीं आपकी समझ में मेरी बात क्यों नहीं आती। नेहा, आज पढ़ाई के साथ खेल भी ज़रूरी है। सानवी एक अच्छी खिलाड़ी है, उसे प्रदर्शन का मौका तो मिलना ही चाहिए। तुम्हारी छूट के कारण ही तो शानवी मेरी एक बात नहीं सुनती। तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। तुम टेंशन मत लिया करो नेहा, हर बच्चे का अपना शौक़ होता है। लड़की अपना शौक़ मायके में ही तो पूरा करती है। सौरभ बोले तो नेहा चुप हो गई। समय के साथ सानवी जवान हो रही थी और उसके व्यवहार में भी बहुत खुलापन आ गया था। वह कहीं जाती तो किसी को कुछ बताने की ज़रूरत तक नहीं महसूस करती। नेहा ने उसे कई बार टोका, सानवी अब तुम छोटी बच्ची नहीं रही हो, तभी तो कहती हूँ मम्मी, अब हर बात पर टोकना छोड़ दो। कम से कम बता तो दिया करो तुम क्या कर रही हो। अपने दोस्तों से मिलने जा रही हूँ कहकर सानवी चली गई। उसके ऐसे व्यवहार के कारण नेहा कभी कभी बहुत परेशान हो जाती। सौरभ उसे समझाते, तुम सानवी पर विश्वास रखो, वह ऐसा कोई काम नहीं करेगी। मुझसे तो वह सीधी मुंह बात तक नहीं करती। तुम उसके साथ प्यार से पेश आया करो तो वह भी तुमसे अच्छे ढंग से बात करेगी। मुझसे तो कभी ऊंची आवाज़ में नहीं बोलती। मैं माँ हूँ, मुझे हर वक्त उसकी चिंता लगी रहती है। मैं भी उसकी फिक्र करता हूँ, वह मेरी भी तो बेटी है। वह आपकी छूट का बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। मैं तो ऐसा नहीं समझता। जब कभी शानवी को लेकर सौरभ और नेहा में बहस होती, सौरभ हमेशा बेटी का पक्ष लेकर पत्नी को चुप करा देते। यह बात सानवी भी बखूबी जानती थी। इसी वजह से वह कोई भी बात मम्मी को बताने की ज़रूरत तक नहीं महसूस करती। हाँ, पापा को अपने प्रोग्राम के बारे में ज़रूर बता देती। इंटर पास करते ही बीए में आकर सानवी की नज़दीकियाँ अपनी सहेली रिया के भाई पंकज के साथ बढ़ने लगी थी। रिया उसकी सहपाठी थी। कभी कभार उसके साथ सानवी उनके घर चली जाती। वहीं पर उसकी मुलाकात पंकज से हुई। मुलाकातें घर तक सीमित ना रहकर घर से बाहर भी बढ़ने लगी। जान पहचान पहले दोस्ती में बदली और फिर दोस्ती कब प्यार में बदल गई, सानवी को पता ही नहीं चला। पंकज ने अपने प्यार का इजहार सानवी के सामने कर दिया था। पापा की बात को ध्यान में रखते हुए सानवी ने अभी उसे अपने दिल की बात नहीं बताई थी। वह पहले इसके लिए माहौल बनाना चाहती थी और तब घर वालों से इस बारे में बात करना चाहती थी। वह सही वक्त का इंतज़ार कर रही थी। पंकज एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर था। कभी कभी वह सानवी को छोड़ने घर भी आ जाता। उसकी दोस्ती पर सौरभ और नेहा को कोई ऐतराज़ नहीं था। यह बात सानवी पापा को पहले ही कह चुकी थी कि पंकज उसका बहुत अच्छा दोस्त है। तब सौरभ ने उसे समाज की ऊंच नीच
समझा दी थी। सानवी, तुम एक ब्राह्मण परिवार से हो और पंकज जनजाति समाज से है। बेटी, तुम्हें अपनी सीमाएं पता होनी चाहिए। पापा, मैं छोटी बच्ची थोड़ी हूँ। आपके कहने का मतलब मुझे समझ में आ रहा है। मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूँ, कल को ऐसा ना हो कि तुम मेरी दी हुई छूट का नाजायज फ़ायदा उठाकर कोई गलत कदम उठा लो। मुझे पता है पापा, कहकर सानवी ने बात टाल दी थी। विस्फोट तो उस वक्त हुआ जब एक दिन पंकज सानवी को घर छोड़ने आया। उस समय सानवी की बुआ विनीता भी घर आई हुई थी। सानवी को पंकज के साथ बेफिक्र होकर मोटरसाइकिल पर बैठी देखकर नेहा भड़क गई। विनीता को भी अच्छा नहीं लगा। उसके कुछ कहने से पहले ही नेहा बोली, सानवी, तुम्हें कुछ ख्याल भी है तुम क्या कर रही हो? सारा मोहल्ला तुम्हें इस हालत में देखकर क्या सोचता होगा? पंकज के सामने मम्मी ने जब यह बात कही तो सानवी उसे सह न सकी और बोली, आप जानती है पंकज मेरा दोस्त है, तो क्या दोस्तों के लक्षण इस तरह के होते हैं? जमाना बहुत बदल गया है मम्मी, अब पहले वाली बात नहीं है। आज लड़के और लड़की की दोस्ती को बुरी नज़र से नहीं देखा जाता। वे आपस में बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। सानवी के घर में सामाजिक मर्यादाओं को लेकर ही अड़चन भी सौरभ जानते थे कि अपनी बिरादरी में भी उन्हें पंकज जैसा नेक और सुलझा हुआ दामाद नहीं मिल सकता। ऐसा नया जमाना तुम्हें ही मुबारक हो सानवी, जो तुम सबको इतनी बेशर्मी की छूट देता है। आपको हमारी दोस्ती पर ऐतराज़ है ना मम्मी? तो ठीक है, हम शादी कर लेंगे, तब तो किसी को कोई ऐतराज़ नहीं रहेगा। पंकज, तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? सानवी ने पूछा। विनीता के सामने मम्मी बेटी की बहस में पंकज चुप रहा। इस समय कुछ कहकर उनका गुस्सा बढ़ाना नहीं चाहता था। वह कभी नेहा आंटी का मुंह देख रहा था तो कभी विनीता बुआ का। चुप कर, जो मुंह में आ रहा है वह बके जा रही है। विनीता जोर से बोली, आंटी ठीक कह रही है, हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए और उनका मान भी रखना चाहिए। कहकर पंकज दरवाजे से ही लौट गया। शानवी भी गुस्से से पैर पटकती हुई अपने कमरे में आ गई। विनीता ने वहां रुकना ठीक नहीं समझा और घर लौट गई। अगर वह कुछ देर और वहां रुकती तो शायद बात बहुत बढ़ जाती। सानवी की हरकतें देखकर नेहा आज बहुत परेशान थी। सानवी के कहे शब्द नेहा के कानों में हथौड़े की तरह बज रहे थे। वह बड़ी बेसब्री से सौरभ के ऑफिस से वापस आने का इंतजार कर रही थी। शाम को 6 बजे सौरभ घर आए। आते ही उन्होंने नेहा से पूछा, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? यह तो तुम अपनी बेटी से पूछो, हुआ क्या है? सौरभ बोले तो नेहा ने पूरी बात बता दी। सानवी ने गुस्से में कह दिया होगा, मैं जानता हूँ वह ऐसा नहीं कर सकती, तुम उससे खुद ही पूछ लो। कहकर पैर पटकते हुए नेहा वहाँ से हट गई। नेहा के जाते ही सानवी खुद ही पापा के पास आ गई। सौरभ ने पूछा, यह मैं क्या सुन रहा हूँ सानवी? आपने ठीक सुना पापा। क्या कह रही हो तुम? पापा, मुझे पंकज पसंद है। सब कुछ जानकर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। आपको समाज की परवाह है, मुझे नहीं। तुम्हारे इस फैसले में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। साथ तो आपको देना ही होगा पापा। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ पंकज से, और वह भी आपकी सहमति से। कहकर शानवी वहां से चली गई। सौरभ को उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। इतना सब होने पर भी सौरभ ने धैर्य नहीं खोया। नेहा बोली, सुन ली अपनी लाडली की बातें? सौरभ ने समझाया, हमें सानवी को कुछ समय देना चाहिए। हो सकता है उसने जज्बात में बहकर ऐसा कह दिया हो। मैं तो आपको शुरू से ही कह रही थी कि मुझे सानवी का पंकज से मेल जोल कतई पसंद नहीं है। मैंने उससे इस बारे में बात की थी। उसने पंकज को केवल अपना
दोस्त बताया था। पता नहीं आप उसकी हर बात को आंख मूंद कर कैसे सच मान लेते हैं। तुम थोड़ा सब्र रखो नेहा, देख लेना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अब ठीक होने के लिए बचा ही क्या है। सानवी हमारी बेटी है, दुश्मन नहीं, लेकिन काम तो वह दुश्मनों से भी बुरा कर रही है, कहकर नेहा किचन में आ गई। उस दिन के बाद से पंकज कभी शानवी को छोड़ने घर नहीं आया। अक्सर सानवी ही उससे मिलने चली जाती। सौरभ ने सानवी को सोचने के लिए पूरा 1 साल इंतजार किया, लेकिन सानवी ने अपना फैसला नहीं बदला। पापा, मैं पंकज से ही शादी करूंगी। मैं इसकी इजाज़त नहीं दे सकता सानवी। तुम चाहो तो कोर्ट मैरिज कर सकती हो। पापा, मुझे यह सब करना होता तो बहुत पहले कर लेती। मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरी खुशी में शामिल हो। मुझसे नहीं होगा बेटा। अपने बच्चों की खुशी से बढ़कर दुनिया में कोई और खुशी नहीं होती पापा। तुम्हारे इस फैसले से पूरा परिवार नाखुश है। मुझे उनकी नहीं, आपकी परवाह है पापा, कहकर सानवी वहाँ से चली गई। इस बारे में नेहा से उसकी पहले ही बहुत बहस हो गई थी। सानवी जानती थी यदि पापा मान गए तो मम्मी को उनकी बात माननी ही पड़ेगी। पंकज के घर वालों को इस रिश्ते पर ऐतराज नहीं था। उन सभी को शानवी बहुत पसंद थी। शानवी के घर में सामाजिक मर्यादाओं को लेकर ही अड़चन थी। सौरभ जानते थे कि अपनी बिरादरी में भी उन्हें पंकज जैसा नेक और सुलझा हुआ दामाद नहीं मिल सकता। शानवी ने भी हार नहीं मानी। सौरभ ने जब भी उसे समझाना चाहा, उसका एक ही जवाब होता, मैं पंकज के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। बेटी की जिद के आगे आखिर सौरभ और नेहा को झुकना पड़ा। रिश्तेदारी में बड़ी थू-थू हुई। बेटी की खुशी की खातिर सौरभ ने सादे समारोह में सानवी और पंकज की शादी करा दी। हर कोई नेहा की परवरिश को ही दोष दे रहा था, जिसमें बेटी को इतना छूट दे रखी थी। अच्छे प्रतिष्ठित ब्राह्मण खानदान की बेटी इस तरीके से जनजाति परिवार में चली जाएगी, यह बात उनके गले से नीचे नहीं उतर रही थी। पीठ पीछे सब चटकारे लेकर बातें बना रहे थे। विनीता के लिए भी यह सब सहन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। रिश्तेदार सौरभ से तो कुछ ना कहते, लेकिन विनीता को खूब सुनाकर चले जाते। विनीता का मन इस शादी में शामिल होने का जरा भी नहीं था, मगर अमन की जिद के आगे विनीता को भी इस शादी में शामिल होना पड़ा था। सौरभ ने कुछ गिने चुने लोगों को भी समारोह में बुलाया था। बिरादरी में बड़े दिनों तक इसकी चर्चा होती रही और धीरे धीरे सब चुप हो गए थे। दीपक ने उसे समझाया, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं विनीता, तुम चाहो तो हम एक नई जिंदगी का आगाज कर सकते हैं। सानवी पंकज के साथ बहुत खुश थी। अब नेहा भी अपनी नाराजगी भूलकर उनकी खुशियों में शामिल हो गई, लेकिन विनीता को यह बात बहुत अखर गई थी कि सानवी ने अपनी बिरादरी से बाहर जाकर जनजाति समाज से ताल्लुक़ रखने वाले पंकज से शादी की थी। उसे अपने खानदान पर बहुत गुरूर था। शानवी ने पंकज को अपनाकर उसके खानदान के मान को ठेस पहुंचाई थी। जब कभी विनीता इस बारे में सोचती तो उसे मन ही मन बहुत परेशानी होती। सानवी की शादी को पूरे 3 बरस हो गए थे। आज भी घर पर विनीता से मिलने जो भी रिश्तेदार आता, वह किसी न किसी बहाने से उस बात को जरूर छेड़ देता। दोपहर में विनीता के मामा आए थे। उन्होंने भी सौरभ और सानवी को लेकर विनीता को काफ़ी कुछ कहा। वह चुपचाप रही। कुछ बोलकर वह अपनी खींच मामा के सामने नहीं उतारना चाहती थी, लेकिन जब भी वह मायके जाती इस बात का जिक्र सौरभ भैया और नेहा भाभी से जरूर कर देती। विनीता की जली कटी बातें वे एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते। मामा जी के जाने के बाद विनीता के दिमाग में बहुत देर तक मायके की घटनाएं चलचित्र की तरह घूमती रही और काफ़ी समय तक
वहाँ भटकने के बाद वह वर्तमान में लौट आई थी। अमन उसे आवाज़ दे रहे थे, कहाँ हो विनीता? याद है आज एक शादी के रिसेप्शन पर जाना है? मुझे याद है, लेकिन अभी तो उसमें बहुत समय है, कहकर विनीता उठी और शादी में जाने की तैयारी करने लगी। सारी पुरानी बातों को झटक कर वह तैयार होने में व्यस्त हो गई। रात के 8 बजे दोनों घर से निकले। संजोग से वेडिंग पॉइंट में उनकी मुलाकात सबसे पहले सौरभ भैया और नेहा भाभी से हो गई। विनीता ने पूछा, आप कब आई भाभी? बस अभी आई हूँ। चलो पहले दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दे दे, फिर आराम से बैठकर बातें करेंगे, कहकर नेहा और विनीता स्टेज की ओर बढ़ गए। ग्रुप फोटो के बाद वे नीचे आए और एक किनारे में बैठ गए। तभी वहां पर सानवी और पंकज भी आ गए। उन्हें देखकर विनीता बुरी तरह चौंकी। दोनों ने बढ़कर बुआ का अभिवादन किया। बदले में विनीता ने सिर पर हाथ रखकर उन्हें शुभकामनाएं दी। तुम कब आई? कल रात आई थी और कल सुबह वापस जाना है। मम्मी पापा के कहने पर हम यहाँ आ गए। बुआ के तेवर देखकर शानवी ने अपनी सफाई दी। विनीता के चेहरे को देखकर साफ झलक रहा था कि उसे सानवी और पंकज का इस तरह आना अच्छा नहीं लगा था। भाभी, आपने बताया नहीं, हम अभी तो मिले हैं। विनीता, बात करने की फुर्सत कहाँ लगी जो तुम्हें घर के बारे में कुछ बताती, नेहा ने कहा। पंकज की आगे बढ़ते ही विनीता बोली, सच में भाभी, आपका दिल बहुत बड़ा है। बच्चों के लिए दिल बड़ा रखना पड़ता है विनीता। उनकी खुशी से बढ़कर हमारे लिए और कोई खुशी नहीं है। बातों का रुख अपनी ओर होता देख सानवी ने वहां रुकना ठीक नहीं समझा और वह बुआ और मम्मी के बीच से हटकर दूसरी ओर बढ़ गई। सानवी को जाते देख सौरभ ने अंदाज़ा लगा लिया कि विनीता जरूर उसे आज फिर कुछ ना कुछ सुनाने से बाज नहीं आएगी। वे झट से विनीता के पास पहुंच गए और बोले, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था विनीता। क्यों भैया, मेरे साथ आओ। आज मैं तुम्हें एक बहुत खास व्यक्ति से मिलाना चाहता हूँ। किससे भैया? तुम खुद ही देख लेना। सौरभ के आग्रह पर विनीता उसके साथ चली गई। नेहा भी सानवी के साथ आ गई। सौरभ ने विनीता को दीपक के सामने खड़ा कर दिया। कैसी हो विनीता? दीपक ने पूछा। बरसों बाद उसे अचानक यूं सामने देखकर विनीता को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। तुम अचानक यहाँ? अपने ऑफिस के सहयोगी की बेटी के शादी में आया हूँ। भाई साहब को देखकर मैंने तुम्हारे बारे में पूछा तो उन्होंने तुमसे ही मिला दिया। तुम भाई साहब को कैसे जानते हो? मैंने तो तुम्हें कभी उनसे नहीं मिलाया था। ज़रूरत इंसान से सब कुछ करा लेती है विनीता, बस यही समझ लो, कहकर दीपक ने इस बात को यहीं पर ख़त्म कर दिया। वे दोनों बातें करने लगे। पुरानी यादों को ताज़ा करके दोनों ही भावुक हो गए थे। दीपक और विनीता दोनों ग्रेजुएशन में एक साथ पढ़ते थे। विनीता ब्राह्मण परिवार से और दीपक राजपूत खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। दीपक ने उसे बताया भी था, विनीता, मुझे तुम बहुत पसंद हो। लेकिन विनीता अपनी ज़बान से कभी उसे कह नहीं पाई कि वह भी उसे बहुत चाहती है। दीपक की दिली इच्छा थी कि वे दोनों अपनी ज़िंदगी एक साथ बिताएं। उसने विनीता से बहुत आग्रह किया कि वह इस सच्चाई को स्वीकार कर ले, लेकिन समाज के डर से विनीता अपनी भावनाओं को कभी इजहार ही नहीं कर पाई। दीपक ने उसे समझाया, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं विनीता। तुम चाहो तो हम एक नई जिंदगी का आगाज कर सकते हैं। तुम तो मेरी पारिवारिक परिस्थितियों को जानते हो। बाबूजी शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे। विनीता हर बार एक ही बात दोहरा देती। वह जानती थी कि बाबूजी के सामने उसकी पसंद का कोई मोल नहीं होगा। दीपक भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। विनीता को पाने के लिए
वह कुछ भी कर सकता था। बहुत सोच समझकर उसने अपनी इच्छा सौरभ भाई साहब से साझा की थी। सौरभ ने भी अपनी मजबूरी बता दी थी। दीपक, मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छे लड़के हो, पर इस बारे में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। कोई तो रास्ता होगा। एक ही रास्ता है, यदि विनीता बाबूजी के सामने अपनी पसंद का इजहार करे और अपने निर्णय पर अड़ी रहे तो हो सकता है बाबूजी मान जाएं। आपको लगता है कि विनीता ऐसा करेगी? तुम उससे बात करके तो देखो, हो सकता है कि उस पर कुछ असर हो जाए, सौरभ ने समझाया। सौरभ दीपक की भावनाओं की बड़ी कद्र करते थे। सौरभ के कहने पर दीपक ने अपनी भावनाओं का इजहार विनीता के सामने कर दिया था। विनीता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता दीपक, बाबूजी कभी नहीं मानेंगे। तुम एक बार कोशिश करके तो देखो। मैं अपने बाबूजी को अच्छी तरह जानती हूँ। वह बिरादरी से बाहर मेरी शादी के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। विनीता, मेरी खातिर एक बार फिर से सोच लो। यह हम दोनों की जिंदगी का सवाल है। दीपक, बाबूजी को बेटी से ज़्यादा अपनी इज्जत प्यारी है। वह बेटी का दुख तो बर्दाश्त कर सकते हैं, पर इज्जत खोने का भय उन्हें जीने नहीं देगा। दीपक ने उसे बहुत समझाया, लेकिन विनीता परिवार के खिलाफ जाकर शादी के लिए तैयार नहीं हुई। दीपक ने यह बात सौरभ भाई को बता दी थी। दीपक, मैं विनीता का साथ जरूर देता, यदि वह खुद अपना साथ देने के लिए तैयार हो जाती। मैं मजबूर हूँ, कहकर सौरभ ने दीपक को समझाया। उसके बाद से वह शहर छोड़कर ही चला गया। विनीता के दिल में दीपक से बिछड़ने की बड़ी कसक थी, पर वह किसी भी कीमत पर बगावत करने के लिए तैयार नहीं थी। बाबूजी ने अपनी बिरादरी में अच्छा लड़का देखकर अमन से शादी करा दी थी। धीरे धीरे विनीता के दिल से दीपक की यादें धूमिल सी हो गई थी और आज वह सब फिर से ताज़ा हो गई। सौरभ भाई के आ जाने से वे दोनों अतीत से बाहर आ गए। दीपक, तुमने अपनी गृहस्थी बसाई या नहीं? सौरभ ने पूछा। गृहस्थी तो तब बसती जब आप मेरा साथ देते, दीपक हंसकर बोला। तभी किसी ने दीपक को आवाज़ लगाई और वह उनसे विदा लेकर चला गया। दीपक की बात सुनकर विनीता आसमान से जमीन पर गिर पड़ी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तो क्या भाई साहब उसके बारे में सब कुछ जानते थे? विनीता की हालत से सौरभ भी अनभिज्ञ नहीं थे। उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, जो कुछ तुमने नहीं बताया, मुझे यह सब दीपक ने बता दिया था। सानवी में मुझे हमेशा तुम ही नजर आती रही विनीता। बस अंतर इतना था कि सानवी में साहस के साथ बात मनवाने का हौसला था। उसने बड़ी हिम्मत से सारी परिस्थिति का मुकाबला किया। आज हम सब खुश हैं। मुझे उसके निर्णय पर गर्व है। काश तुम भी इतनी हिम्मत दिखा पाती। भाई साहब, जो हो गया अब उस पर क्या पछताना। शायद वक्त को यही मंजूर था। विनीता सिर झुकाकर बोली। इस समय उसमें इतना साहस नहीं था कि वह भाई साहब से गर्दन उठाकर बात कर पाती। आज वह अपने आप को सानवी के सामने बहुत छोटा महसूस कर रही थी। किसी तरह विनीता ने भाई के साथ खाना खाया और भाभी और सानवी से मिले बगैर घर वापस लौट गई। अमन महसूस कर रहे थे कि विनीता आज बहुत चुप चुप सी है। क्या हुआ विनीता? कुछ नहीं, लगता है सानवी के कारण तुम्हारा मूड खराब हो गया है, अमन ने झिझकते हुए कहा। उसे डर था कि कहीं सानवी का नाम सुनकर विनीता भड़क ना जाए। नहीं, ऐसा बात नहीं है। उसे देखकर मुझे भी अच्छा लगा। अब सोचती हूँ कि मेरी सोच कितनी संकुचित थी। ऐसी बात सोचकर मन छोटा ना करो। इरादा पक्का हो तो इंसान एक दिन सबको ही मना ही लेता है। सानवी ने यही सब तो किया। कितने लोग ऐसा कर पाते हैं, कहकर विनीता ने गहरी सांस ली। सौरभ भैया के कहे हुए शब्द अभी तक उसके दिमाग में घूम रहे थे। सच में
भैया कितने महान हैं, वह बुदबुदाई। आंसू की 2 बूंदें उसके आंखों के कोरों पर अटक गई, जिसे वह बड़ी सफाई से अमन से छिपाने की कोशिश करने लगी। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।